हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफस्टाइल। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि झिल्लियाँ क्या होती हैं और झिल्लियों के साथ साथ झिल्लियों को बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में पड़ चुका है। आप उसको अलग से जाके देख लीजिएगा। झिल्ली बनाने की विधि अगर हमसे केमिस्ट्री में बनाना चाहें, जैसे कॉपर साइनाइड का बनाना होता है तो कॉपर फेरोसाइनाइड का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे झिल्लियों के बारे में कि झिल्लियाँ होती क्या हैं और झिल्लियों का यूज कहाँ होता है और उसके यूज में उसका प्रोपेगेंडा क्या है, किस प्रकार से हम यूज करते हैं और वो काम किस तरीके से करता है, बिलियन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झिल्लियों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, झिल्लियां जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं झिल्ली, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। ये आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं? ध्यान दीजिएगा, मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती हैं। तो ये झिल्लियां जो हैं, पहले समझ लीजिए झिल्लियां होती क्या है। किसी भी ठोस अथवा द्रव द्वारा एक पतली सी परत जिससे कोई भी विलयन का एक भाग या दोनों भाग या कोई ना क्या हो, छन जाए, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में छनने को कहते हैं परासरित होना। परासरित मतलब एक दूसरे पर चले जाना, एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना। ठीक है, तो मेम्ब्रेन कितने टाइप के होते हैं? हमने नंबर 1, 2 और 3 मेम्ब्रेन कुल 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है जिसको कहते हैं पारगम्य। पारगम्य झिल्ली, पारगम्य मतलब पार चला जाए। देखिए, जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण पार चले जाएं, वह कहलाता है पारगम्य झिल्ली। ठीक है, दूसरा चीज आता है अपारगम्य। क्या? अपारगम्य। अपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से विलेय के कण बाहर ना जाएं और ना ही विलायक के कण जाएं। जैसे बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, अगर मान लो पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, प्लास्टिक, समथिंग, बाल्टी वगैरह, तो सब अपारगम्य है। और तीसरा होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य, देखिए बेटा, आप लोग को यही पढ़ना है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती हैं और इनके एग्जांपल्स को बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्लियां होती हैं जिनमें से विलेय के कुछ कण तो चले जाते हैं, कुछ कण रुक जाते हैं। ठीक है, जो कण रुक जाते हैं उन्हें निलंबन कहते हैं, याद रखिएगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलेय के कुछ कण तो पार जा सकते हैं, किंतु सभी विलेय कण पार नहीं जा सकते, और विलायक के कण सबके सब पार हो जाते हैं। उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, अब झिल्ली आपने जान लिया, तो झिल्लियों में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो झिल्लियों के अंतर्गत 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला घटना है परासरण और दूसरा है विसरण। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं परासरण क्या है और विसरण क्या है। जान लेते हैं परासरण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, परासरण परिभाषा क्या कर सकते हैं कि देखिए, दोनों में अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्दावली दोनों में है कि परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों को, ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करता है? स्वतः प्रवाहित कर देता है। दैट्स मीन कि परासरण एक ऐसी घटना है जिनमें कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या होते हैं? बिना किसी रुकावट के क्या करते हैं? पार कर जाते हैं। ठीक, जैसे समझिएगा बात को, अभी हम फिर से समझा देते हैं। परिभाषा कैसे स्पष्ट रूप से कहेंगे उसको समझ लीजिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी भी कम सांद्रता वाले विलयन का, ठीक, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर बहने की घटना परासरण कहलाती है। क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर फ्लो करना, यानी विलायक के कणों का फ्लो करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने लिया क्या, एक यहाँ पे बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब हाफ मेम्ब्रेन होता है, चमड़े की झिल्ली जैसे हो गई, तो हम लोग क्या होते हैं, पसीने बाहर आ जाते हैं ना, तो उस तरीके से। और हमने क्या किया, इधर विलेन एक डाला और इधर केवल और केवल पानी डाल दिया। ठीक, तो क्या होगा, घटना क्या होगी? परासरण की घटना में इस पानी के जो कण हैं ये विलेन की तरफ जाने लगेगा। क्यों? पानी विलेन नहीं है, पानी एक अकेला है और इसकी सांद्रता जो होगी कम होगी और इसकी सांद्रता अधिक होगी। तो जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर फ्लो होने लगे विलायक के कण, तो इस घटना को कहेंगे क्या? परासरण। क्या कहेंगे? परासरण। जबकि विसरण में सांद्रता से कोई मतलब नहीं होता। यह होता क्या है, यह अपने एक मूल बिंदु से चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। ठीक, जैसे हम एग्जांपल में ले लें तो इसमें देखिए, अभी कभी ऐसा किया होंगे आप लोग, या जो खेती गांव से होंगे वो सब जानते होंगे कि जब कभी फसलों की रोपाई वगैरह होती है, धान वगैरह की रोपाई होने लगती है, तो जो उसमें मजदूर काम करते हैं उनके हाथ क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो इसमें जलीय द्रव है, वो जलीय द्रव अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता कहां है? मिट्टी में। अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं, पानी यहां से निकल के बाहर हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है? ये परासरण की घटना हो जाती है। और क्या एग्जांपल में है, जैसे किशमिश,
किशमिश कैसे बनता है, अंगूर में अंदर पानी ज्यादा होता है, बाहर क्या होता है, जब बाहर की सांद्रता यानी एक हम लोग हाई डेंसिटी उसका घनत्व ज्यादा होता है, इसमें पानी में डाल करके उसे क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं थोड़ा सा, इस वजह से नमक वगैरह डाल के, साल्ट डाल के, चाहे चीनी डाल के किसी तरीके से बाहर के विलयन में सांद्रता बढ़ा देते हैं, और अंदर का विलयन जो होता है किशमिश अंगूर के अंदर का वो कम होता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि उसके पार्टिकल्स जो विलायक के कण है वह अंगूर में से निकल के बाहर हो जाते हैं। ये सब घटनाएं होती हैं, ये सब हम कहते हैं परासरण कहते हैं। अब विसरण की घटना, जैसे परफ्यूम हो लिया हमने, तो एक जगह स्प्रे किया हमने, किया एक जगह स्प्रे या खोल दिया, ढक्कन खोल दिया हमने शीशी का, तो क्या होगा, वो धीरे 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 पूरे रूम में उसका स्मेल फैल जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आपने समझा। विसरण के लिए आप देखिए कुछ इसमें क्या है, अभी अगर आपसे पूछ दिया जाए परासरण और विसरण में कुछ अंतर बताइए, तो 3-4 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे क्या कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, किंतु विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ये इसमें क्या होता है, परासरण में केवल विलायक के कण ही ट्रैवल करते हैं। हमने बोला ना, पानी इधर से इधर जा रहा है, जबकि विलेय के कण इधर से उधर नहीं होते। तो विलायक के कण क्या होते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं, किंतु विसरण में विलेय या विलायक के कण महत्व नहीं रखते, ये संपूर्ण तरीके से फैलता जाता है। तीसरा क्या होगा, और कह सकते हैं कि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। देखिए, कम से अधिक की ओर जाते हैं किसमें, परासरण में, जबकि विसरण में ऐसा नहीं होता। ये सभी अपने स्वतंत्र सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैलते जाते हैं। ठीक। और चौथा नंबर में क्या कह देंगे, यह केवल द्रव अवस्थाओं में संभव है। कौन, परासरण लिक्विड में ही पॉसिबल है, क्योंकि उसमें विलायक के कण होंगे, और यह विसरण जो है यह ठोस, द्रव, गैस सभी में संभव है। ठीक, आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि परासरण की जो घटना होती है। देखिए, हमको अब मूलतः पढ़ना है परासरण के बारे में। तो परासरण में क्या होगा, परासरण की घटना होती क्यों है, ऐसा, ये उसके पीछे का होने का कारण क्या है। तो इसके पीछे होने का कारण, मुख्य कारण है, वो है परासरण की घटना होने का मुख्य कारण है परासरण दाब। कौन, परासरण दाब। ध्यान दीजिएगा। अब परासरण दाब क्या होता है, इसको समझिए। परासरण घटना समझा, परासरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की। अब हम एक प्रकार से ऐसे चित्र बना लेते हैं, समझ लेंगे आप, चित्र के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हमारा रहा तनु विलयन, क्या है, तनु विलयन, और ये है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। देखिए तनु विलयन में अब हम जब इसे इस तरीके से रखेंगे, और ये है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली है, और ये तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है। सीधे सीधी बात है कि तनु के जो विलयन के विलायक के कण होंगे वो किधर जाएंगे, सांद्र की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब तनु के विलायक के कण जो है कम सांद्रता वाले विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलायक की तरफ, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाने लगते हैं। तो क्या होगा, इसमें इसको इधर से इधर जाने के लिए क्या घटनाएं आवश्यक है, क्या है कि इस पे हमें एक उचित प्रेशर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, प्रेशर। और जो प्रेशर इधर लगाने से, ये पिस्टन से इससे प्रेशर लगाने से बिना संपीड़ित हुए यह विलायक के कण इधर से इधर जाने लगे, वही प्रेशर क्या कहलाता है, परासरण दाब। वही दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक, या जितनी आवश्यकता होती है उसी को परासरण दाब कहते हैं। अब इनका एक नियम है, बर्कले हार्टले विधि, जो कि आप लोग को इस 2023 में नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़े होंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी आपको क्या करना है, परासरण दाब को पढ़ना है। परासरण दाब किसको कहते हैं, परिभाषा किसे कह सकते हैं कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण से पृथक करने के लिए, विलायक के कण को पृथक करने के लिए विलयन पर लगाया गया, देखिए विलयन पर लगाया गया एक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। किसी विलयन द्वारा विलायक के कण को अलग करने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, यानी सीधे सीधे आप नहीं ऐसे कह सकते, तो ऐसे कह दीजिए परासरण की क्रिया कराने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब क्या है, परासरण दाब कहलाता। सिंपल। कोई एग्जांपल अगर ऐसा आप लिख दीजिए परिभाषा, कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटने वाला है, आप एकदम बेफिक्र होकर नंबर अरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वांट हाफ का तनुता सिद्धांत क्या है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वांट हाफ का तनुता नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए वांट हाफ क्या था, केमिस्ट्री में क्या है या किसी भी साइंस में क्या है कि किसी भी एक परिभाषा को किसी ने बोला है तो उसी को दूसरा कोई बोल के अपने सर पे थोपना चाह रहा है कि मैंने इसको इन्वेंट किया है। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। वांट हाफ का तनुता नियम क्या है, किस प्रकार से हम समझेंगे। देखिए वांट हाफ ने कुछ नहीं कहा था, वांट हाफ का तनुता नियम यही है कि कोई तनु विलयन में, किसी भी तनु विलयन में जो उसके विलायक के कण है या विलेय के कण है वो इस प्रकार से मोमेंटम में रहते हैं जिस प्रकार से गैस के कण रहते हैं। बस यही जस्ट इतनी सी बात उन्होंने बोली थी। क्या बोला था कि वांट हाफ का तनुता नियम क्या कहता है, कहता है किसी तनु विलयन में विलायक के कण उसी प्रकार से मूवमेंट करते हैं, उसी प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से किसी एक आदर्श गैस या किसी गैस में गैस के कण कहते हैं। ठीक, यही है जिसके लिए उन्होंने और भी साइंटिस्टों का सहारा लिया, और उन साइंटिस्टों का सहारा लेकर के क्या बताया उन्होंने 2-3 नियम दिए, जिसमें से उन्होंने पहला जो सहारा लिया था वो बायस का लिया था, चार्ल्स के नियम का लिया था, तादाब के नियम का लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि इनके वांट हाफ के तनुता नियम के क्या-क्या नियम हैं। और पहला नियम है बायल वांट हाफ नियम। देखिए वांट हाफ नियम, बायल के नियम को ही वांट हाफ ने अपने अनुसार क्या किया, कन्वर्ट कराया, और क्या बोला कि स्थिर ताप पर, ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी, अब हम टेंपरेचर को कैलकुलेट कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, दाब। क्योंकि हम जानते हैं कि गैसों का नियम क्या होता है, PV = RT, ये आपने पढ़ा है, PV = RT। अब बार-बार पढ़ेंगे लेकिन उसके आधार पे ही यहाँ पे आप जानते हैं बायल का नियम क्या है, P = proportional to, यहाँ टेंपरेचर कांस्टेंट है, गैसों के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम्स, यहाँ वॉल्यूम हो जाता है, P = proportional to V, P = proportional to C। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ हम लोग ले लेते हैं क्या कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन की बात हो रही है तो P स्थिर ताप हो गया। अब क्या बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, विलयन है सांद्रता हो जाएगी। तो यहाँ देखिए P is directly proportional to
इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए वन डब्ल्यू का जो तंत्र नियम था उसके अनुसार उन्होंने बायल के नियम का क्या लिया, सहारा लिया और उन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए बायल का नियम जो था वो अलग है गैसों के लिए, सेम वही चीज है, अंतर केवल कहां आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, उसमें भी कांस्टेंट होता है, इसमें क्या है उसका गैस नियतांक होता है, यहाँ क्या हो जाएगा उसकी सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सांद्रता, सांद्रता को कंसंट्रेंसी C से दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी से, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये है पहला नियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायल-वांटाफ नियम। अगर इसका और भी फॉर्मेशन में चेंज करना चाहें तो और फॉर्मेशन है इसके चेंज करने के, क्या क्या हो सकते हैं, देखिए C जो होता है सांद्रता, सांद्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, वॉल्यूम बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे क्या है कि हम लोग 250 ग्राम चीनी लिए हैं, अब उसमें पहले 250 ग्राम पानी डाले, सांद्रता ज्यादा है, फिर हाफ केजी कर दिया यानी 500 ग्राम कर दिए तो सांद्रता वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन सांद्रता घटती जा रही है, तो हम लोग यहाँ C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिख के C इज इक्वल टू 1/v कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू K, कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं, इनटू 1/v। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ और भी कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू K, क्या हो गया, ये हमारा बायल-वांटाफ का पहला नियम है। ठीक, बायल-वांटाफ का नियम था ये, जहां के एक नियतांक है जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं, आप तो ये सब जानते हो। नेक्स्ट क्या होगा, अगर बायल-वांटाफ नियम के बाद उन्होंने चार्ल्स का भी सहारा लिया और चार्ल्स-वांटाफ नियम दिया जिसको चार्ल्स नियम भी कहते हैं, उसके अनुसार क्या था, सेम वही चीज, यहाँ स्थिर ताप है वहां स्थिर दाब हो जाएगा और कुछ नहीं, दाब को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, या दाब करो या तो आयतन कर दो। तो चलिए यहाँ क्या होगा, देखिए चार्ल्स का कर देते हैं, चार्ल्स-वांटाफ नियम। देखिए तो चार्ल्स-वांटाफ नियम क्या कहता है कि स्थिर आयतन पर अगर हम आयतन को निश्चित कर दें तब क्या होगा, स्थिर आयतन पर किसी भी विलयन का परासरण दाब, ठीक है, स्थिर आयतन पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। उसमें T नहीं था, उसमें T का ताप कांस्टेंट कर दिए थे और यहाँ क्या कांस्टेंट कर दे रहे हैं, यहाँ हम लोग आयतन कर दे रहे हैं, आयतन कर दीजिए या सांद्रता कर दीजिए। ठीक है, मतलब वही निकलता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा K इंटू T। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू P/T कर सकते हैं, P/T। ये था हमारा क्या निकल के आया अभी, पहला जो बायल का था, बायल-वांटाफ नियम वो था बायल-वांटाफ नियम जो था वो था PV इज डायरेक्टली इक्वल टू K। ठीक है, और जो हमारा चार्ल्स-वांटाफ नियम था यह है P/T इज इक्वल टू K। तो इसी प्रकार से ये भी नियतांक है, तो इसी प्रकार से बायल-वांटाफ के नियम और इनके दोनों के नियम को एक कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो जैसा कि हम लोग जाने बच्चों, हमने जाना अभी कि वांटाफ तंत्र सिद्धांत के दो नियम थे, हमने अलग अलग भी देखा। अब क्या है कि जब हमें वांटाफ का तंत्र नियम जानना है तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके निकालते हैं, और उस कंबाइन को कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या था, बायल का वांटाफ नियम था, तो बायल-वांटाफ के नियम के अनुसार क्या होता है, ताप स्थिर होता है। ठीक है, T इज कांस्टेंट, और जो T कांस्टेंट है तो यहाँ क्या होगा, जो उसका परासरण दाब होता है, परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी कंसिस्टेंसी होता है, यानी सांद्रता के होता है। तो सांद्रता क्योंकि हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू 1/v, यानी उसके वॉल्यूम के आयतन के अनुपाती होता है सांद्रता, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, C इस उठा के C की जगह पे हम लोग वैल्यू देते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा, जिसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, चार्ल्स-वांटाफ नियम के अनुसार पे कि अगर आयतन को स्थिर कर दिया जाए तो जो परासरण दाब होगा वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, तो परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तो P इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T/v हो जाएगा। देखिए P प्रोपोर्शनल टू T और P प्रोपोर्शनल टू V, तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T/v, दैट्स कि P इज इक्वल टू यस इनटू, यहाँ क्या हो जाएगा, यस हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया, यस लगाया, एक समानुपाती नियतांक है जिसे विलयन नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू यस T/v। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग V को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, PV इज इक्वल टू यस इंटू T हो गया, जहां यस क्या है, जहां यस एक विलयन का नियतांक है। ठीक है, जहां यस क्या है, विलयन का नियतांक है, और यस इज इक्वल टू होता क्या है, 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेयर वायुमंडल पर केल्विन मोल होता है। ठीक, ये हमारा क्या था, ये जो हमारा ये निकल के आया है, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि बायल-चार्ल्स का नियम, जैसे गैसीय नियतांक का नियम, तो उसी तरीके से यहाँ वांटाफ का तंत्र नियम है, ये विलयन के तंत्र को प्रदर्शित करता है कि अगर तनु विलयन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक,